आज हम बात करेंगे ज़रा कश्मीर की, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हम कश्मीर की बात ना करें तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उधर का उधर ही है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, और वजह इसके कि हम किसी अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकें, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कश्मीर का जो इशू है उसको हम लोग सॉल्व करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, दोनों साइड से, पाकिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी। दोनों लोग जो हैं वो अभी तक इसका ना कोई हल निकाल सके हैं, और ना ही कोई ऐसी बात हो सकी है जिससे ये टेंशन जो है कम से कम हो सके। इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है याना मीर चंदानी ने। आपका ताल्लुक कश्मीर से है, यानी जो इंडिया में कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां से है। बहुत शुक्रिया याना कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से हमें जी ज्वाइन किया है चौधरी हमीद कोटी साहब ने। आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है। और हमें जी ज्वाइन किया है अल्ताफ हुसैन वानी साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर इशू पे बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आज की डिबेट को अच्छे से चला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक दूसरे की बात सुनेंगे और उसके बाद ही रिप्लाई करेंगे। आई होप कि एक दूसरे की बात को हम काटेंगे नहीं और बीच में नहीं बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि याना हमारी मेहमान है, मैं याना आपकी तरफ चलती हूँ। आपको क्या लगता है याना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? क्या कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ओप्रेस करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं, ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशन अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट। और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती हैं, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के? तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से
तरफ से खत्म होगा तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड्स। एक तो वानी साहब आप थोड़ा सा हेडरूम कम करें प्लीज, आप आगे हो जाएं। और मैं हमीद पोटी साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ ना ये सब एलिगेशन है, पाकिस्तान को ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। इस 70 ईयर से ज्यादा हो गया है, लेकिन यही सिलसिला चल रहा है और इसी तरह के एलिगेशन मुसलसल इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे हमीद पोटी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, बहुत शुक्रिया आपने अपने वेब चैनल पर मुझे लिया। मैं सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि अयाना भी कश्मीर की एक बेटी है, चाहे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कश्मीर में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की हमायत करते हैं। अयाना, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे आप कहती हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान की 9 लाख के करीब फ़ौज है वहाँ पर। अगर आप अभी यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो फौज की हिंदुस्तान को ये चाहिए कि उसको कहीं पर टॉयलेट्स या जिन चीज़ों की कमी है उसको बनाने पर लगा दें। फिर दूसरा, हकीकत ये है कि कश्मीर का मसला एक डिस्प्यूटेड मसला है, और ये डिस्प्यूटेड कब हुआ? जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इंडिपेंडेंट मुल्क बने और 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये हक दिया गया कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, जिस पे हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती जब कब्ज़ा किया कश्मीर पे, तो यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर जिसे आज हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, या जिसे आप जैसे आप मेंशन कर रही हैं मीरपुर, मेरा ताल्लुक मीरपुर से है और मेरा ताल्लुक ओवरसीज से भी है। हकीकतन हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि कश्मीर सारे का सारा मिले, और जो यूनाइटेड नेशन ने जो आपके हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे वो खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में और वहाँ पे जाकर प्लेज दी थी कश्मीरियों को, दुनिया के सामने ये प्लेज दी थी कि आपको वोट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, जो आज 70 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं हो सका। जिस पे आज भी हमारी यही कोशिश है कि जो यूनाइटेड नेशन ने उस वक्त रेजोल्यूशंस पास की थी वो इम्प्लीमेंट हों। और जहाँ तक तक है कि आप ये बताएं कि अगर आप जनरेशन एक आर्मी वहाँ पर घुसकर ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं रेजिस्ट करेंगे? वहाँ के लोग क्यों नहीं उनके सामने लड़ेंगे? जिस कश्मीर में आप बैठ के अभी बात कर रही हैं, मुझे ये खबर है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 9 बेटे वहाँ पर फिर शहीद कर दिए गए हुए। आप ये बताएं कि ये मसला 30 साल से चला आ रहा है। अगर हिंदुस्तान की आर्मी पिछले 30 साल वहाँ पे अमन नहीं ला सकी, तो हिंदुस्तान को ये चाहिए कि अब भी इस होश के नाखल लें, और ये कश्मीरियों की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि आप कश्मीर की बेटी हैं। जब कश्मीर आज़ाद होगा तो आपका भी वही राइट होगा जो एक मुसलमान का होगा, और आपका भी वही राइट होगा जो एक सिख का होगा। और ये कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। अगर कश्मीर की तारीख में चली जाएं तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट तब था जब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पे बार बार आके इन्वेशन होती रही, हिंदुस्तान फतह होता रहा, मगर पहले ये जो कश्मीर है ये कश्मीरी पंडित रूल कर रहे थे। फिर उसके बाद 1300 के शुरू के लगभग में कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हुए इस्लाम में, और इस्लाम जब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान 1320 से लेकर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट रूल करते रहे, और आके जब 1822 में जब ये रंजीत सिंह ने कब्जा किया, जिसके बाद ये थोड़ा सा कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, जिसके बाद गुलाब सिंह ने इसे खरीदा, और तब से जाके बिगड़ा। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आप इंग्लैंड आए, वहाँ पे आपको कश्मीरी आपके जो बहन भाई या आपके बड़े हैं वो आपको वेलकम कहेंगे, और आप अपनी आंखों से आके देखें। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदुस्तान को कहें आपको आज़ाद कश्मीर आने दिया जाए। आप वो जगह हमें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे टेररिस्ट काम पे, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ का प्रोपेगेंडा है और हिंदुस्तानी फौज का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो किसी भी मसले में को कामयाबी नहीं हासिल कर सके, जिसकी वजह से वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है। साहब यहाँ से मैं आपको रोकूंगी और चलूंगी जरा वानी साहब की तरफ। वानी साहब, एक ये भी एलिगेशंस लगाई जाती है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे कि आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे कश्मीरी तो है ही नहीं, किसी को कश्मीरी बोलनी नहीं आती। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
पोटी साहब से पूछ रही है? जी आपसे पूछिए, वानी साहब आपसे। देखिए शुक्रिया आरजू, आपने जो उन्होंने बात की कि हमारे यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है कश्मीर के अंदर। मैं भी कश्मीर का एक नौजवान हूँ, वहाँ ही पला बड़ा हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। अभी 2010 में हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत ने हमारे एक जो IAS टॉपर थे 2008 में, शाह फैसल, और उसको बड़ा ग्लैमराइज किया पूरे हिंदुस्तान ने और कहा कि देखें कश्मीरियों के लिए रास्ता है कि वो ये रास्ता इख्तियार करे या दूसरा रास्ता, कि वो शाह फैसल जिसको इतना सर आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, आपको सुन नहीं पा रहे। किया। आपकी ऑडियो जी सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी। ठीक जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ रही है। अब आ रही है जी। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो याना कह रही थी कि कश्मीर के अंदर आकर यहाँ से लोग जाते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे लोग, जो जिन्होंने PhD की थी, जो मास्टर्स किया, जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, आखिर उन्हें ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए। मैंने अभी बात की शाह फैसल की। शाह फैसल को हिंदुस्तान ने इतना ग्लैमराइज किया कि वो IAS टॉपर था और बताया कश्मीरियों को ये रास्ता है, कश्मीरी नौजवान ये रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं या वो रास्ता। आखिरकार शाह फैसल भी 8 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की सरकार के साथ हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहा जा सकता। उसने भी नौकरी छोड़ दी और उसने भी उन जुल्म ज़्यादतियों और जो नाइंसाफियाँ वहाँ पर हो रही हैं और जो कश्मीरियों का हक छीना गया उस पर उसने भी बात करनी शुरू कर दी। और अभी वो हाल ही में कई 8-10 महीनों के बाद जेल से रिहा किया गया। बात यह है कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कोई कश्मीरी नहीं बोलता है। कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों का मुल्क है, जिसमें कश्मीरी बोलने वाले भी हैं, जिसमें पहाड़ी बोलने वाले, जिसमें डोगरी बोलने वाले, जिसमें शीना बोलने वाले, जिसमें लद्दाखी बोलने वाले, जिसमें गोजरी बोलने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें जो कश्मीर में 18 से के करीब ज़बानें जो बोली जाती है, का मुल्क नहीं है। तो ये जी 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 बोलिए। ये कुलियतन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कश्मीरी बोलने वालों का मुल्क है। ये मुल्क सारे वाले हैं रियासत जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर। ये उनका मुल्क है, ये उनका हक है, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। याना ने बात की कि एक सेकंड सर, आप थोड़ी सी ऑडियो ठीक कर दें। यहाँ से लोग जाते हैं। सर आप ऑडियो को थोड़ा सा सही ले, मेरे ख्याल है दोबारा लगा लें, इसको डिस्कनेक्ट चाहता हूँ। हेलो हेलो फिर लगा ले। मैं इतनी देर याना से बात करती हूँ। याना आपने बात सुनी, आप क्या समझती है कि दोनों तरफ की जो कश्मीर है उसमें जो कश्मीरी है उनसे बात होती नहीं है, दोनों तरफ की गवर्नमेंट सिर्फ बात करती है, ओके मुझे आपकी ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है अभी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आ रही है बिल्कुल। ओके यानी कहीं से एको की आवाज आ रही है। आई थिंक अल्ताफ वानी साहब की तरफ से, आई डोंट नो, बहुत एको की आवाज आ रही है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको कनेक्ट कर दूं या आप डिस्कनेक्ट कर दें कनेक्शन। हम सब? हाँ हम सब डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट। ऑलराइट जी हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो मैं जवाब दे दूं जो इन्होंने अभी कनेक्शन हमें दोबारा लगाना पड़ा था। जी आना बताइए। तो हमीद साहब और वानी साहब की बातें मैंने सुनी और दोनों को मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमीद साहब ने जो कहा कि यू नो ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था
जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहाँ के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहाँ से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में। यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूं क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है, मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया। ये